Hello everyone, my name is घनश्याम सैनी and you are watching me on YouTube channel केमिस्ट्री धाम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय 6 मेटलर्जी या धातु क्रम, यानी धातु अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करें, उसके क्या सिद्धांत रहेंगे और कौन कौन सी प्रक्रियाओं से अपने को गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीजिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर 1 हुआ है। यदि कोई आज फर्स्ट टाइम ही ये वीडियो देख रहा है तो पहले जाइए, पहले मेटलर्जी का नंबर 1 वीडियो देखिए, क्योंकि पहला वीडियो है वो मैंने पूरा सार निकाल करके दे दिया था इस पार्ट का, और अपन पहले वीडियो के बेस के ऊपर ही आगे बढ़ाने वाले हैं इसको। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स बताई थी कि पहले सबसे पहले क्या करवाना है, उसके बाद क्या और उसके बाद में क्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी आउटलाइन में लिख देता हूं कि सबसे पहली चीज तो अपन बात करें कि भाई धातु क्रम क्या होता है। तो धातु अयस्क से सरलता और सुगमता पूर्वक, धातु अयस्क से सरलता और सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को कहते हैं अपन धातु क्रम। तो यहां है अपना मेटलर्जी, मेटलर्जी या धातु क्रम। इसका तात्पर्य हुआ धातु अयस्क से, धातु अयस्क से सुगमता पूर्वक और सस्ता हो साथ में सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त कर। तो क्या हो गया भाई, धातु अयस्क से सुगमता पूर्वक, और वो विधियां कैसी होनी चाहिए, सस्ता, कम खर्च होना चाहिए, उसमें ज्यादा खर्च नहीं हो जाए। सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त करना कहलाता है अपना, सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है धातु क्रम। ठीक है बात। चलिए अब इस धातु क्रम को अपन बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले अपन लेते हैं धातु अयस्क। ठीक है, धातु अयस्क का क्या किया जाता है भाई, चूर्णन किया जाता है, तो प्राप्त हो जाता है अपने पास चूर्णित अयस्क, यही है ना। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया कहलाती है चूर्णीकरण होगा, चूर्णन करवा रहे हैं अपन। चूर्णन के बाद में क्या करवाना है अपने को, सांद्रण करवाना है। सांद्रण के बाद में ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड के बाद में अपचयन में बदलना है, अपचयन करवाना है उसका, और अपचयन के बाद में शोधन करवाना है। ये एक लाइन में मैंने इस पार्ट का पूरा सार रख दिया, और जिसे डिटेल अपन ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। चलिए हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, यही प्रोसीजर रहने वाला है अपना। और आज अपन शुरू कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो अयस्क अपने पास प्राप्त हो सकते हैं वो अयस्क कौन कौन से होंगे और उनका सांद्रण किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से ऑक्साइड में बदलेंगे, कौन कौन सी विधियां रहने वाली हैं, कौन से सिद्धांत रहने वाले हैं। बिल्कुल 1% भी बोरिंग नहीं होगा यह लेक्चर, जो अक्सर बच्चों को बोरिंग लगता है। 1% भी बोरिंग नहीं रखूंगा, हर एक चीज का कंसेप्ट बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है बात। तो लीजिए शुरू करते हैं बात। सबसे पहले अपन बात करें, पहले देख लेते हैं कुछ एक अयस्कों के नाम। जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क की अपन बात करें तो एक तो हो गया एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला कल मैंने बताया था Al2O3 2S2। क्लियर बात, बॉक्साइट हो गया। दूसरे की अपन बात करें तो यह है डायस्फॉर, और इसमें एक जल का अणु कम हो जाएगा, कल बताया था ना, एक ही H2 रह गया। और तीसरे की बात करें तो अपन कोरिंडम, ये तीसरा हो गया, और इसमें एक और जल का अणु कम हो गया। याद करने का बहुत आसान तरीका, बॉक्साइट हो गया, डायस्फोर हो गया और कोरिंडम हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं आयरन की कि Fe के कौन कौन से अयस्क जो हैं अपने पास मौजूद। एक है Fe2O3, इसका क्या नाम है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, लाल रंग का होता है। ठीक है। दूसरा है मैग्नेटाइट, Fe3O4, और इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। और तीसरा है FeS2, जिसे बोला जाता है आयरन पायराइट, FeS2, आयरन पायराइट। क्लियर है बात। महत्वपूर्ण ले रहा हूं, बहुत सारे अयस्क होते हैं लेकिन अपन केवल और केवल महत्वपूर्ण अयस्कों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन यहां पर कॉपर का। तो देखिए कॉपर का बहुत ही मजेदार, आपने पढ़ भी रखा है, CuFeS2, इसका नाम होता है कॉपर पाइलाइटीज,
कॉपर पाइराइट। अब देखिए कई बुक्स में आपको ये कुछ इस रूप में मिल सकता है, Cu2S FeS3, ये तो Cu2S FeS3, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मूलानुपाती सूत्र में लाइए, कॉपर के कितने हुए यहाँ पर 2, सल्फर के कितने हो गए 4 हो गए, और Fe का 1 है, सल्फर के हो गए 4, ठीक है। तो यहाँ पर Fe2, यहाँ Fe2S2 है, Fe2S3 है, क्लियर रखना, थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर Cu2S Fe2S3, तो Fe के भी कितने हो गए 2। अब लीजिए मूलानुपाती सूत्र के रूप में लिखिए Cu 2 2 4 है ना, 1 अनुपात 1 अनुपात 2 में आ गया, तो CuFeS2 ये हो गया। इसको अपन ने इस रूप में लिखा है, तो ये मूलानुपाती सूत्र है, एग्जैक्टली अपन ये देख रहे हैं Cu2S होता है, Fe2S3 होता है, इस रूप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट अपना कॉपर ग्लास, जिसकी अपन बात करें Cu2S, इसका हो गया, इसको अपन बोलते हैं कॉपर ग्लास, क्लियर बात। तो कॉपर के एक और होता है, जैसे अपन उसको अपन रूबी कॉपर कहते हैं, Cu2O, रूबी कॉपर, ठीक है। रूबी कॉपर का बेसिकली अपन क्या कहने वाले हैं, इसको क्यूपराइट भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, क्यूपराइट, रूबी कॉपर का ही नाम है क्यूपराइट। ये हो गए अपने कॉपर के। नेक्स्ट लेते हैं अपन जिंक ब्लेंड, जिंक का ले लेते हैं, तो जिंक का हो गया ZnS, इसका नाम हो गया जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। एक जिंक का मैंने आपको कल बताया था ZnCO3, जिसको अपन क्या का नाम दे रहे हैं, कैलामाइन, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और इसका नाम है कैलामाइन, ठीक है भाई। एक अपन बात करें कि भाई जिंक ब्लेंड हो गया, एक जिंकाइट और होता है ZnO, इसे भी एस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है जिंकाइट। क्या नाम है इसका, जिंकाइट है, क्लियर हो गई बात। अब ये है कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे जैसे आगे अपनी चर्चा बढ़ेगी, अपन टीन की बात करें तो टीन का होता है SnO2, जिसे कैसिटेराइट कहा जाता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, SnO2 कैसिटेराइट। चलिए ये कुछ एक अयस्कों के नाम मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, आप भी सारे इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ये अपने आगे काम में आने वाले हैं। जिसमें देखिएगा एल्यूमिनियम के लिए बेसिकली अपने यहां लिखे हैं 3, ठीक है। इन 3 में जो सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है वो होता है बॉक्साइट, क्लियर हो गई बात। भाई यहां पर क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम प्राप्त होती है अपने को। इसका जब अपन धातुक्रम करवाते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरवाते हैं, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इससे अपने को प्राप्त होता है। तो अपन इसमें बॉक्साइट जनरली काम में लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट की बात करें तो यहाँ पर हेमेटाइट है, अच्छी क्वालिटी का आयरन देता है और एक्सेस अमाउंट में देता है, तो इसमें बेसिकली किसको लेंगे अपन काम में, हेमेटाइट को काम में लेंगे। जब कॉपर की बात करें, कॉपर पाइराइट है, कॉपर ग्लास है, रूबी कॉपर है, जिसको अपन क्यूपराइट कह रहे हैं, तो इनकी जब अपन बात करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है कॉपर पाइराइट। तो मैं जिनको टिक कर रहा हूं, आपके वो तो 100% याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि इनको तो अपने को बार बार काम में लेना है चैप्टर में, तो 2-4 बार लिखोगे, नोट डाउन करोगे, आराम से याद हो जाने वाला है। तो ये हो गया कॉपर पाइराइट, ये हेमेटाइट हो गया, ये बॉक्साइट हो गया। अब इसकी बात करें तो ये कैलामाइन, ZnCO3, जिंकाइट और SnO2 कैसिटेराइट जिसको अपन बोल रहे हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। चलिए ये तो रहे अपने कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम। अब अपन शुरू करते हैं इसका धातुक्रम। ये धातुक्रम क्या होता है, तो धातुक्रम के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उपयुक्त अयस्क छांटते हैं। अब उपयुक्त अयस्क कौन होगा भाई, मैंने तो खूब सारे नाम लिख दिए, तो अभी मैंने बोला है उपयुक्त अयस्क कौन होगा, उपयुक्त अयस्क वो होगा जिसमें सबसे बड़ी चीज तो क्या है, खर्चा कम लगे, उससे धातु प्राप्त हो जाए, खर्चा कम लगे, धातु अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी मात्रा में प्राप्त होता हो और इजीली प्राप्त हो जाए, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, कम श्रम पर उच्च क्वालिटी का उच्च मात्रा में धातु प्राप्त हो जाए इजीली, तो वह अयस्क अपने को काम में लेना है। और इसी अयस्क को अपन क्या करें, उपयुक्त अयस्क का चुनाव करते हैं।
क्लियर है बात? तो उपयुक्त एस का चुनाव मैंने तो कर लिया टिक टिक लगा करके, तो आपका भी हो गया। ठीक है, अपने को जब इनका कॉपर का निष्कर्षण है, अपने आयरन का है और कॉपर का है, तो आयरन का अपन Fe2O3 से करेंगे और कॉपर का निष्कर्षण अपन किससे करेंगे? कॉपर पायराइट से करेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए, अब अपने को जो कल मैंने ये लिखा था, इस चैप्टर की आउटलाइन लिखी थी, इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं, प्रत्येक विधि को, उस पे क्या सिद्धांत लग रहा है और क्या प्रक्रिया होनी है, क्या प्रक्रम होना है। तो पढ़ते हैं अपन, शुरू करते हैं इस चैप्टर की आज की प्रक्रिया को कि कौन कौन से प्रक्रम होंगे और उस प्रक्रम की सिद्धांत और प्रक्रिया क्या रहनी है। तो धातु क्रम में अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं? उपयुक्त धातु का, धातु एस का चुनाव हो गया। जो धातु एस लिया उसका पहला काम क्या करना? अपने को चूर्णन करवाना है। ठीक है, देखिए जैसे ही अपन खानों से खोदकर उस एस को निकालते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी है, वो तो सिंपल सा है, तो उनको वैसे ही अलग होगी। अब अपन क्या करते हैं? जो भी पत्थर अपने पास प्राप्त है, धातु अयस्क है, उस धातु अयस्क को अपन चूर्ण बनाएंगे। अब चूर्ण बनाने के लिए भाई बड़े बड़े छोटे मोटे बहुत सारे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके, तो उनको क्या है, पहले बड़े पत्थरों के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, और छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए भाई बड़े टुकड़े हैं, बड़े टुकड़ों को क्या बनाना है? छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। और छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए जो काम में लेंगे वो अपन कहते हैं जॉ कर्सर। जॉ कर्सर जो कर्सर द्वारा इन्हें बड़े टुकड़ों से इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। अब जैसे ही छोटे टुकड़े हो गए तो फिर इनको डाल दिया जाता है स्टैंप मिल में। स्टैंप मिल में डाला जाता है, स्टैंप मिल, और स्टैंप मिल में डालने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं? चूर्णन की अवस्था में आ जाते हैं। क्या बन जाता है? इनका चूर्ण बन जाता है। और इस प्रक्रिया को, जो होल प्रोसेस है, ये यहां से लेकर के यहां तक की पूरी प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है चूर्णीकरण। बहुत सिंपल सी है, ज्यादा दिमाग वाली बात ही नहीं है। क्या करते हैं अपन? सबसे पहले जो बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं उनको छोटे टुकड़ों में, भाई बड़े टुकड़े डायरेक्ट तो पाउडर फॉर्म में आएंगे नहीं, डायरेक्ट तो चूर्ण अवस्था में आएंगे नहीं, तो उनको क्या करेंगे? पहले बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसके लिए कौन सी कर्सर काम में लेते हैं? जो कर्सर। अब जो कर्सर आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, इस प्रकार से देखिएगा, ऊपर से इसका मुंह चौड़ा होता है, एक आउटलाइन बता रहा हूं केवल, और नीचे से ये संकरा होता है। ठीक है, यहां एक व्हील लगा दिया जाता है और इस व्हील के ऊपर ये ठोस सतह होगी, इस व्हील के ऊपर ये पट्टा घूमता रहता है। ये जो पट्टा है ये इस व्हील के ऊपर घूमेगा। अब देखिएगा ये पट्टा डाउनवर्डली चल रहा है, यूं चल रहा है। आपने बड़े बड़े पत्थर डाले साहब, अब जैसे जैसे ये बड़े पत्थर अंदर की तरफ जाएंगे तो इसकी रगड़क से क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएंगे। भाई 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस प्रकार से टुकड़े होते चले गए और लास्ट में आते आते क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े अपने पास प्राप्त हो गए। तो बड़े टुकड़ों को भाई ये घूमेगा, घूमेगा तो साथ साथ ये पत्थर इसके नीचे आएंगे, रगड़क होगी, रगड़क से फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? टूटना शुरू हो जाएंगे और छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के रूप में अपने पास ये प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर ये तो किसका प्रारूप बनाया है मैंने? जो कर्सर का, जो आपको वीडियो में साइड में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? बोर्ड पे मैंने यहां शो कर दिया, बाकी वीडियो में भी आप इसे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं कि भाई अब इसका क्या किया? अपने स्टाम्प मिल में डाला। अब जो छोटे टुकड़े अपने पास प्राप्त हो गए थे इनको स्टाम्प मिल में डाला। स्टाम्प मिल क्या होता है? इनके ऊपर चोट करेगा। ठीक है भाई, जैसे ये कंकड़ पत्थर है, छोटे छोटे से हो गए ना, ये तो इनमें धातु एस बोल रहे हैं इनको अपन। अब इनके ऊपर चोट करेगा तो चोट करने से क्या होंगे? वो छोटे छोटे बारीक पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, चूर्णित अवस्था में आ जाएंगे, जिसको अपन ने क्या कहा है? चूर्णन कहा है। तो स्टाम्प मिल का डायग्राम भी आप साइड में देख रहे हो। डायग्राम यहाँ इन दोनों का ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण और सीधी सिंपल सी बात यह है कि बड़े टुकड़ों को अभी अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। यदि इसमें फिर भी कोई बड़ा टुकड़ा रह गया हो तो उसको चालनी से छान लेते हैं। चालनी से छान लेंगे तो बड़े टुकड़े अलग हो जाएंगे। पाउडर फॉर्म में जो चूर्ण वाला धातु अयस्क है वो अपने काम का है, तो वो चूर्णित अयस्क कहला रहा है। तो अपन ने क्या किया? धातु अयस्क का क्या किया? चूर्णन किया है। तो अब ये क्या किस फॉर्म में आ गया अपने पास? चूर्णित अयस्क के रूप में आ गया है। अब असली कहानी शुरू होती है यहां से, चूर्णित अयस्क। अब यहां से आगे आपके कंसेप्ट बनना शुरू होंगे। तो चूर्णित अयस्क का क्या करना है? आपको सांद्रण करवाना है। और सांद्रण की कितनी विधियां बता रखी है मैंने? सांद्रण की विधियां मैंने बता रखी हैं।
बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस में विधि है 4। कौन कौन सी बताई थी? मैंने बताई थी झाग पलवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निक्षालन, जिसको अपन लीचिंग कह रहे हैं या रासायनिक पृथक्करण विधि भी बोलते हैं। इन चारों विधियों का अपने को बारी बारी से अध्ययन करना है और कौन सी विधि किस धातु अयस्क पे लगनी है ये भी अपना कंसेप्ट बनना चाहिए। तो पढ़ते हैं अपन विधि लेकर आ रहे हैं अपन सांद्रण। तो देखते हैं पहले तो सांद्रण होता क्या है। तो सांद्रण का तात्पर्य क्या रहा भाई? सांद्रण से तात्पर्य यह है कि कोई भी धातु अयस्क है उसमें अशुद्धियों को हटा दो। अशुद्धियों को हटाओगे तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? धातु अयस्क की बढ़ेगी। धातु अयस्क की मात्रा का बढ़ना क्या कहला रहा है? सांद्रण कहला रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से सांद्रण की जो प्रक्रिया है, सांद्रण को अपन ड्रेसिंग भी कह रहे हैं। भाई यहां पर होगा क्या? धातु अयस्क का ड्रेसिंग होगा। तो ले रहे हैं अपन अगली स्टेप जो है वो है सांद्रण। अपन क्या करने वाले हैं? धातु अयस्क की सांद्रता बढ़ाने वाले हैं। तो यहां देखिएगा धातु अयस्क में क्या होता है? धातु अयस्क में रेत होती है, मिट्टी, सिलिका और कंकड़ पत्थर काफी होते हैं, आदि की अशुद्धियां होती हैं। आदि की अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को एक विशेष नाम दिया जाता है जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स और हिंदी में कहें तो आधात्री मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ही बोल रहे हैं अपन, मैट्रिक्स या अप अयस्क के नाम से जानते हैं। अप अयस्क कहा जाता है। लीजिए पहला एक नया टर्म आ गया आपके लिए जिसे आपको याद रखना है। अपन बार बार काम में लेंगे गैंग, मैट्रिक्स, आधात्री, अपयस्क। अपयस्क अपन फिर भी कम बोलते हैं, लेकिन आधात्री, मैट्रिक्स या गैंग बार बार बोलेंगे अपन। तो इनको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है गैंग या मैट्रिक्स? क्या होता है भाई? धातु अयस्क में भाई रेत है, कंकड़ है, पत्थर है, सिलिका है, मिट्टी है, इनकी अशुद्धियां रहती है धातु अयस्क में। जो अपन ने चूर्णित अयस्क बनाया है उसमें ये भी रहती है। ये कहां जाएंगे? ये भी वहीं रहेंगे। अब इनको तो हटाना पड़ेगा, सम्मान के साथ बाहर भेजना पड़ेगा। अपने आप तो कोई जाता ही नहीं है। जो मिक्स हुआ है वो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको पूर्णतः सम्मान देते हुए उसे बाहर भेजेंगे, रवाना करने वाले अपन। तो यहां क्या होता है? ये जो अशुद्धियां होती हैं धातु अयस्क में उपस्थित, इन अशुद्धियों को गैंग, मैट्रिक्स या आधात्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात? इन आधात्री, गैंग या मैट्रिक्स को हटाना ही अपना टारगेट है। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे? अपन विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें अपन सांद्रण करवा रहे हैं अपन। पहले तो अपना टारगेट क्या भाई? धातुक्रम क्या है? धातुक्रम का सीधा सीधा मतलब है अशुद्धियों को हटाना। अशुद्धि हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? मेटल बच जाएगा अपने पास, धातु आ जाएगा। सीधी सी बात है ये। तो ये इम्प्योरिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है यहाँ पर। तो इम्प्योरिटीज को हटाने का जो तरीका है उसी को अपन कहते हैं साज सज्जा। धातु की साज सज्जा जो हो रही है ना, या ड्रेसिंग, मेटल ऑक्साइड की ड्रेसिंग किसे कहते हैं? मेटल ऑक्साइड की ड्रेसिंग कहा जाता है। धातु अयस्कों से आधात्री को हटाना ही कहलाता है उस धातु का साज सज्जीकरण। साज सज्जा हो रही है या उसकी ड्रेसिंग हो रही है। इसका मतलब जो हल्की फुल्की अशुद्धियां थी उनको तो तुरंत हटाओ। तो सांद्रण की ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? अपनी साज सज्जीकरण के नाम से जानी जा रही है। तो अयस्क में अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहला रहा है? उसका साज सज्जा कहला रहा है या प्रसाधन कहला रहा है। तो अयस्क, धातु अयस्क का सांद्रण ही उसका ड्रेसिंग कहला रहा है। क्लियर हो गई भाई? अब लेते हैं अपन कि भाई सांद्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सांद्रण की मैंने 4 विधियां बताई है भाई। पहली कौन सी है? गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण, तीसरी झाग पलवन और चौथी निक्षालन। ये लो, ये 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों को विशेष प्रकार से हर एक के लिए हर कोई नहीं लगानी है। किस धातु अयस्क के लिए कौन सी विधि लगानी है, यही अपना कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, चलिए अब लेता हूं मैं सबको पहले कंपैरेटिव बता देता हूं, उसके बाद में अपने को पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या लेना है। गुरुत्वीय पृथक्करण डीपली पढ़ेंगे।
यहां अब अपने पास दो चीजें रहती हैं। आप क्या कर रहे हो, धातु अयस्क है आपके पास में और धातु अयस्क के साथ में क्या है, अधात्री है। क्लियर बात। टारगेट क्या है सांद्रण में, जो भी अधात्री मैंने ऊपर बताई है उसको हटाना है। ड्रेसिंग करेंगे तो अधात्री को हटाना है। तो दो चीजें रही, एक धातु अयस्क एक अधात्री। पहली का कंसेप्ट बता रहा हूं, गुरुत्व प्रतिकरण, ये पढ़ेंगे। यहां क्या होगा, जब धातु अयस्क और अधात्री के घनत्व में फर्क हो, भाई धातु अयस्क का घनत्व ज्यादा हो और अधात्री का घनत्व कम हो, यानी भारी धातु अयस्क हो और अधात्री हल्की हो, तब कौन सी विधि काम में लेते हैं, गुरुत्व प्रतिकरण। तो गुरुत्व प्रतिकरण का प्रिंसिपल क्या हो गया, धातु अयस्क भारी उच्च घनत्व वाला, अधात्री कम घनत्व वाली। देखते हैं अभी प्रोसेस। चुंबकीय प्रतिकरण, चुंबकीय प्रतिकरण में दोनों ही है, इन दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होगा, तो अपन काम में लेंगे कौन सी विधि, चुंबकीय प्रतिकरण। झाग फलवन की बात करें तो झाग फलवन किनके लिए काम में लेंगे, यदि धातु अयस्क में किसकी अशुद्धि हो, सल्फाइड की अशुद्धि हो। धातु अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धि हो तो कौन सी काम में लेनी है अपने को, झाग फलवन विधि। और लास्ट है निक्षालन या केमिकल वाला, केमिकल सेपरेशन, रासायनिक पृथक्करण। ये कब काम में लेना है, जब धातु अयस्क है वो मोर सोल्यूबल हो कंपेयर टू दैट ऑफ गैंग, यानी धातु अयस्क है वह अधात्री की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, यानी ये इसका जो गलनांक है वो कम होता है। तो उस स्थिति में अपन क्या लेते हैं, निक्षालन की प्रोसेस काम में लेते हैं। बॉक्साइट वगैरह का जो भी पृथक्करण किया जाता है वो इसी विधि से किया जाता है। तो जिसको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, तो शुरू करने जा रहे हैं अपन गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो लीजिए अपन पढ़ते हैं सांद्रण की पहली विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, गुरुत्वीय पृथक्करण यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसको डिसाइड करने वाला है। इसका मतलब जो अधात्री, जिसको अपन गैंग कह रहे हैं, और धातु अयस्क, इन दोनों में, दोनों के घनत्व में काफी अंतर होता है। यहाँ अधात्री हल्की होती है और धातु भारी होता है। तो होता यह है कि यह विलफले टेबल होती है, विलफले टेबल। अब देखिए विलफले टेबल क्या होती है, ढलुआ टेबल है। कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट तो है, कंसेप्ट ये कि भाई धातु अयस्क का घनत्व है, धातु अयस्क का घनत्व है अधिक होता है, ग्रेटर देन अधात्री। इसका मतलब धातु अयस्क भारी रहेंगे, अधात्री हल्की रहेगी। प्रयोग क्या रहता है, एक विलफ्लेटेबल होती है, ढलुआदार नलिका होती है। सीधी सी बात यह है कि ढलुआदार नलिका है। जैसे अपन यहां पर इसका आउटलाइन बना दूं मैं, यहां ये मान लीजिए ढलुआदार स्लोप नुमा नलिका है। यहां पर सेक्शंस बने हुए हैं, ये लो इस प्रकार से बना दिया मैंने, ठीक है। और यहां इसके ऊपर अपन डालते हैं चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क डालने के लिए ये स्थान है, यहां पर चूर्णित अयस्क भरा हुआ है और चूर्णित अयस्क के साथ में है पानी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां चूर्णित अयस्क। देखिए कंसेप्ट पूरा बता रहा हूं आपको। होता क्या है, सबसे पहले जो चूर्णित अयस्क है, इस चूर्णित अयस्क का पानी के साथ में पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट क्या, एक प्रकार से निलंबन करवा लेते हैं, चूर्णित अयस्क प्लस पानी। भाई निलंबन क्या होता है, निलंबन जैसे पानी है, पानी के अंदर अपन मिट्टी को होते हैं तो उसको जोरदार हिलाते हैं। उसके बाद अपन थोड़ी देर बाद में क्या देखेंगे कि मिट्टी सने सने धीरे धीरे नीचे जमती चली जाती है। ये क्या है, ये निलंबन कहलाता है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि धातु अयस्क का वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, क्या होगा उसका, निलंबन होगा। तो चूर्णित अयस्क और पानी को अच्छे से मिला करके निलंबित विलयन बना लिया और वो विलयन अपन डाल रहे हैं यहां पर। ये टेबल है, ये टेबल हिलती रहती है। पहली चीज तो ये हिलती रहेगी, वाइब्रेशन होता है, इसमें कंपन होता रहता है। ऊपर से अपन चूर्णित अयस्क, ये डलवा है, चूर्णित अयस्क प्लस पानी का निलंबन विलयन डालते हैं और साथ ही साथ पानी का जेट वाटर डाला जाता है, तेज फुहार के साथ में पानी डालते हैं, तेजी के साथ में। होगा क्या, यहां पर कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं अपन, यूं होगा कि जो हल्की अधात्री है वो तो क्या होगी, पानी के साथ में बहते हुए यहां इकट्ठी हो जाती है। नीचे लगा देते हैं यहां पात्र वगैरह कोई, यहां कौन जमा हो जाएगा, अधात्री, ठीक है। और जो भारी अयस्क के कण थे
वो यहाँ पर ही इस व्हील प्ले टेबल के ऊपर ही जमा होने लग जाते हैं। कुछ यहाँ जमा हो गए, कुछ जो पानी की तेज बहाव के साथ में यहाँ तक पहुंच गए वो यहाँ जमा हो गए। फलस्वरूप रहा क्या, रहा ये कि जो भारी है वो ड्यू टू द ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से वो क्या हो गए, जम गए, इसकी व्हील प्ले टेबल के ऊपर ही रह गए। और जो हल्के कण थे आधात्री के, जिनका घनत्व कम था, वो क्या है, पानी के बहाव के साथ में ही आगे निकल गए। और आगे निकल करके इनको कहां स्टोर कर लिया अपन ने, यहां पर स्टोर कर लिया है। व्हील प्ले टेबल का डायग्राम आप देख सकते हैं, आराम से आपको दिखाई दे रहा है। तो व्हील प्ले टेबल होती है कुछ इस प्रकार से। क्लियर हो गई बात। सिद्धांत क्या भाई इस गुरुत्वीय पृथक्करण का, ग्रेविटी सेपरेशन। सीधी सीधी बात है, ग्रेविटी द्वारा एक वो पदार्थ जिनका घनत्व ज्यादा है, वो पदार्थ जिनका घनत्व कम है, तो ज्यादा घनत्व वाले पे ज्यादा, कम घनत्व वाले पे कम ग्रेविटी लग रही है। सीधी सी बात है। तो जब धातु अयस्क है उसका घनत्व आधात्री की तुलना में अधिक होता है, या आधात्री हल्की होती है, तो पानी के तेज बहाव के साथ में आधात्री तो बह जाती है। और नीचे कौन जमा रह जाता है, नीचे जमा रह जाता है उच्च घनत्व वाला धातु अयस्क। क्लियर होगी बात, नहीं है कोई दिक्कत। तो ये रही अपनी जो इसका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसमें क्या काम में लेते हैं अपन, व्हील प्ले टेबल डायग्राम मैंने आपको बता दिया, पूरा समझा दिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट विधि लेते हैं अपन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बहुत सिंपल विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण, सिंपल। उसके बाद जो खास आने वाली है वो आएगी झाग पलवन और निक्षालन, लीचिंग वगैरह, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है अपने अपने लिहाज से। यहां देखिए इसका कंसेप्ट क्या रहना, सिद्धांत क्या रहना है। जैसे ग्रेविटेशनल में सिद्धांत क्या रहा था, ग्रेविटी, और ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड मेटल और एंड गैंग डेंसिटी, वहां पर क्या क्या अंतर रहा था, प्रिंसिपल क्या था वहां पर, धातु अयस्क और आधात्री के घनत्व में अंतर। इसी को अपन ने ग्रेविटी से जोड़ते हुए सेपरेट कर लिया था। अभी यहां प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाम से लग रहा है अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहां देखिएगा वही दो चीजें हैं अपने पास में, अपने पास है धातु अयस्क है और प्लस क्या है, आधात्री है, गैंग है। अब इन दोनों में से किसी में भी, किसी एक में यदि चुंबकीय गुण हो, किसी भी एक में यदि चुंबकीय गुण हो, चुंबकीय गुण हो, तो उस स्थिति में अपन कौन सी विधि काम में लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। हो सकता है धातु अयस्क चुंबकीय प्रकृति का हो, आधात्री ना हो सकता है आधात्री में चुंबकीय गुण हो, धातु ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक धातु उस धातु अयस्क में मौजूद हो, उनमें से एक धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित होता हो और दूसरा ना आकर्षित होता हो। जैसे अपन बात करें टीन का, जब अपन निष्कर्षण करते हैं SnO2, टीन का जब अपन निष्कर्षण करते हैं तो ये टीन का है धातु अयस्क। क्लियर होगी बात। इसमें Fe2O3 की अशुद्धि होती है, पहली चीज तो इसकी अशुद्धि होती है। सेकंड की अपन बात करें तो विल्फ्रेमाइट की अशुद्धि होती है, ये लो। तो ये दो अशुद्धियां होती हैं। तो ये अशुद्धियों में क्या है, आयरन के गुण है, इसका मतलब चुंबक से अट्रैक्ट होंगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपन बात करें भाई लोहे का ही निष्कर्षण करना हो तो लोहे के लिए क्या लेते हैं, Fe2O3 होता है ना, हेमेटाइट मैंने कहा था। और इसमें अशुद्धि किसकी होती है, सिलिका की अशुद्धि होती है। तो इसमें भी चुंबकीय गुण हो सकते हैं, इसमें भी चुंबकीय गुण होते हैं। इन्हीं चुंबकीय गुणों के आधार पर अपन क्या करते हैं, धातु अयस्क और आधात्री में से किस जो भी चुंबकीय गुण रखता है वो चुंबक से आकर्षित हो जाएगा, तो वह चुंबक के निकट रहेगा और दूसरे वाला चुंबक से दूर जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए क्या किया गया, एक टू व्हील बनाया गया। टू व्हील को इस प्रकार से सेट किया गया, भाई ये एक व्हील हो गया, घिरनी हो गई जिसको अपन नाम दें। और इस घिरनी की नेचर कैसी करती है अपन ने, यह मैग्नेटिक गुण वाली है, चुंबकीय नेचर की है। ठीक है, ये गिरनी चुंबकीय नेचर वाली है और एक गिरनी अपन ने इधर लगा दी, पहिया है मतलब ये, और इसके ऊपर चढ़ा दिया एक बेल्ट, फैन बेल्ट जिसको अपन बोले। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रोलर है घूम रहे हैं ये, ठीक है, ये चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, ये व्हील चुंबकीय प्रकृति का है। और अब यहां क्या करते हैं, अपन यहां डालते हैं चूर्णित अयस्क, यहां रखा गया है चूर्णित अयस्क।
और इस चूर्णित अयस्क को क्या किया जाता है, इस पट्टे के ऊपर डाला जाता है। ये पट्टा क्या धीरे धीरे घूम रहा है, पहिए घूम रहे हैं, तो पहिए के साथ साथ ये पट्टा घूम रहा है। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर ये चूर्णित अयस्क धीरे धीरे इस पट्टे के ऊपर गिरता चला जाता है, ठीक है। और ये जैसे ही ये अयस्क इस चुंबकीय गुण वाले गिरणी के पास में आता है, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय गुण रखते हैं, जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, वो तो इस पट्टे के साथ साथ आते हैं और अलग ही डेरी बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे यहां इनकी डेरी बन गई, ये तो चुंबकीय पदार्थ वाला होगा। और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, वो जैसे ही इसको पार किया, पार करते हुए अलग डेरी बना लेते हैं। भाई में चुंबकीय गुण है नहीं, तो ये चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये एक अलग जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। फिर देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, धातु अयस्क और अधात्री है। जैसे इसी को ले SnO2, Fe2O3 और FeWO4 है, ये अशुद्धियां हैं। जैसे अपन इसको यहां डालेंगे तो SnO2 आकर्षित नहीं होगा और ये दोनों आकर्षित हो जाएंगे, तो ये तो अलग पात्र में एकत्रित हो जाएंगे, मतलब इनकी ढेरी अलग बन जाएगी। और जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो इस व्हील से दूर जाएंगे, इस रोलर से दूर गिरेंगे। और जो इससे आकर्षित हो रहे हैं, इस चुंबक से, वो इस व्हील से आकर्षित होकर के इस व्हील, इस रोलर के निकट एकत्रित हो जाएंगे। तो यहाँ दो प्रकार की डेरियां बनती हैं। एक डेरी जो रोलर के निकट एकत्रित होती है, वो चुंबकीय गुणों वाली होती है, और दूसरी डेरी जो रोलर से दूर एकत्रित होती है, वो होती है ऐसी डेरी जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका चुंबकीय पृथक्करण। आयरन के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर टिन के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखते हैं अपन तीसरी महत्वपूर्ण विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, झाग प्लवन विधि, फैन प्लवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। देखिए इसमें जैसा इसके नाम से लग रहा है, झाग का काम होगा, और प्लवन यानी उठेंगे, तैरते रहेंगे झाग। अब देखिए क्या चक्कर है इसका, तो यहां अपन देखते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि यह विधि किन पर अप्लाई करवाएंगे, किन धातु अयस्कों पर अप्लाई करवाई जाएगी। तो नंबर यह विधि धातु सल्फाइड अयस्कों पर, धातु सल्फाइड अयस्कों के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। पहली चीज ये धातु सल्फाइड अयस्कों के संदर्भ में यह विधि प्रयुक्त होती है। क्लियर चीज। अब यहां एग्जांपल की जब मैं बात करूं, तो एग्जांपल अपन बात करें CuFeS2, सल्फर है ना भाई, यहां पर ZnS है भाई, है ना, ZnS है, PbS है, लेड सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर पायराइटिज है। तो इनके सांद्रण हेतु यह विधि प्रयुक्त होगी। तो क्या आप बता पाएंगे कि हेमेटाइट के लिए ये प्रयुक्त हो सकती है क्या, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर है ही नहीं। क्लियर है ना बात? तो इसके लिए दो विधि काम में ले सकते हैं। आयरन के लिए तो अपन एक तो ग्रेविटी सेपरेशन वाला हो गया, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण वाला, दोनों इस पे अप्लाई अपन करवा सकते हैं। यहां अपन सल्फर की बात कर रहे हैं, वे धातु अयस्क जिनमें सल्फाइड होता है या धातु सल्फाइड अयस्क, तो उनके लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है। नंबर 2 देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत की बात कुछ ऐसी है कि इस विधि में अपन तेल भी मिलाते हैं, पानी और तेल मिलाते हैं। जो चूर्णित अयस्क था, उस चूर्णित अयस्क में पानी और तेल मिलाया जाता है। सिद्धांत यह है कि धातु सल्फाइड के जो अयस्क हैं, वह तेल द्वारा, धातु सल्फाइड के कण तेल द्वारा, और आधात्री के कण पानी द्वारा गीले होते हैं, ये इसका प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। धातु सल्फाइड के कणों को कौन भिगोएगा? तेल। और आधात्री के कणों को कौन भिगोएगा? पानी। अब भाई इस पानी की धातु सल्फाइड से क्या दुश्मनी है कि इसको नहीं भिगो रहा? ऐसा कारण क्या है कि भाई धातु सल्फाइड के कणों को पानी नहीं भिगो रहा, तेल ही भिगो रहा है, और तेल इनके कणों को नहीं भिगो रहा, आधात्री के कणों को नहीं भिगा रहा। तेल तो केवल धातु सल्फाइड को भिगो रहा है, और पानी है वो आधात्री को भिगो रहा है। ऐसा क्यों है, इसको देखते हैं पहले। तो यहाँ होता कुछ ऐसा है कि सल्फर है वह लार्ज साइज का होता है, और लार्ज साइज का होने के कारण पुअर हाइड्रेशन होता है। यानी सल्फर का जो साइज है
बड़े आकार का होता है, और बड़े आकार का होने के कारण इसकी जो हाइड्रेशन है, जो जल में भीगने की, जो जलीयोजन की क्षमता है, वह कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, इससे पूरा हाइड्रेशन हो जाएगा, पूरा हाइड्रेशन हो जाएगा। और यदि भिगोने का प्रयास भी करेगा तो इसका इलाज करेंगे अपन, भिन्न भिन्न प्रकार के कारक अपन मिलाएंगे, जिनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी यहां सीधा सीधा कंसेप्ट क्या अपना, कि तेल क्या है, तेल सल्फाइड को इसलिए भिगोता है कि जल तो उनको भिगो पाता है जिनके लिए अच्छा हाइड्रेशन हो, साइज छोटी हो। यहां पर तो सल्फर का साइज बहुत बड़े आकार का होने के कारण इसका पूरा हाइड्रेशन हो पाता है, इसलिए जल है इसको नहीं भिगो पाता। सीधी सीधी बात तो होगी ये। अब यहां पर तेल कैसा लेना है अपने को, तेल ऐसा लेना है जिसका घनत्व कम हो, लो डेंस तेल अपने को यहां पर काम में लेना है। आसानी से भीगने वाला चाहिए ना, जो धातु सल्फाइड को भिगो दे। तो इसमें हो सकता है पाइन ऑयल हो सकता है, तारपीन का तेल हो सकता है, या नीलगिरी का अपन कह रहे हैं जिसको अपन यूकेलिप्टस कहते हैं, नीलगिरी का तेल हो सकता है, ये तारपीन का तेल हो गया, ठीक है। फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ये तेल अपन प्रयुक्त करते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब अपन इसको पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद में इसमें जो जो मिलाया जाता है उसका काम क्या है और उसका कारण क्या है, ये दोनों चीजें अपन देखने वाले हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक आयताकार बर्तन लेते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग प्रकार के डायग्राम भी हो सकते हैं, अपन सिंपली डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर एक आयताकार बर्तन ले रहे हैं। इस आयताकार बर्तन में अपन ने क्या क्या भरा है, यहां पर एक वायु प्रवाहित करवाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि इस पाइप के नीचे की साइड में छिद्र होते हैं, ठीक है। वायु प्रवाहित करवाएंगे तो बुलबुले उत्पन्न होंगे, बुलबुलों के द्वारा तेल है वह झाग बनाएगा और वो झाग ऊपर उठेंगे, ये इसका कंसेप्ट है। तो यहां से अपन प्रवाहित करवाने वाले हैं इसमें वायु, ठीक है। इसके अंदर भरा क्या गया है, इसके अंदर भरने वाली जो चीज है वो है छाप, यहां पर अयस्क है। कौन सा अयस्क है भाई, चूर्णित अयस्क। अब नाम देखिए यहां क्या रहेगा, चूर्णन के बाद की प्रक्रिया कर रहे हैं ना, सांद्रणी तो कर रहे हैं, तो चूर्णित अयस्क है प्लस तेल है, ठीक है। तेल क्या यहां पर झाग कारक है, क्लियर। और इसके साथ साथ में अन्य स्थायी कारक भी मिलाए जाते हैं, अन्य पदार्थ इसके अंदर मिलाए जाते हैं। जो जो चीजें मिलाएंगे वो मैं एक एक बारी बारी से आपको बताता चलूंगा कि इसके अंदर ये मिला रहे हैं, इसका ये काम है, इसका ये काम है। क्लियर बात। अभी आप ध्यान रखें, चूर्णित अयस्क का तेल है और पानी है, ये लो सर, ये मिक्सर अपन ने यहां बना दिया। वही निलंबन वाला ही काम किया अपन ने, पानी के अंदर तेल मिलाया और तेल मिला करके चूर्ण मिला दिया और उसको घोल दिया। निलंबन होगा, नीचे बैठने वाली प्रक्रिया होगी। अब ये यहां पर क्या है, कंसेप्ट क्या है यहां पर, कंसेप्ट ये है साहब इसका कि जैसे ही अपन इसके अंदर वायु प्रवाहित करवाएंगे तो यहां तेल भी है और वायु के बुलबुले उठेंगे। वायु के बुलबुले उठेंगे तो तेल के द्वारा क्रिया कर वो क्या बनाएंगे, झाग बना लेंगे। अब भाई तेल ने किसको भिगोया था, मैंने आपको क्या कहा, तेल किसको भिगोता है, सल्फाइड अयस्क को भिगोता है। इसका मतलब सल्फाइड अयस्क अब किस में आ गया, झाग में आ गया। और ये झाग क्या होंगे, हल्के होने के कारण प्लवन करने लग जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। वायु है ना इनके अंदर, तो झाग क्या हो गए, ऊपर उठ गए, तो यहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन है भाई, अब झाग के रूप में कौन है ऊपर, यहां झाग के रूप में आ गए हैं धातु सल्फाइड। यहां कौन आ गया है, धातु सल्फाइड अयस्क झाग के रूप में है, ठीक है ना। ये झाग के रूप में आ गया है, इसे यहां से हटा लेते हैं। और जो पानी के द्वारा भीग गई थी, कौन भीगी थी, अधात्री भीगी थी, वह पेंदे में बैठ जाती है। तो यहां नीचे पेंदे में कौन बैठ गया, अधात्री। ये तो है सीधी सीधी प्रक्रिया। होता क्या है, अपन ऐसा करते हैं, एक आयताकार कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में वायु प्रवाहित करवाने का इस प्रकार का एक अपन नलिका लगाते हैं कि इसके नीचे की साइड में क्या है, एयर है। एयर निकलने के लिए छिद्र बनाए गए हैं। आप चाहें तो एक विलोडक भी लगा सकते हैं ताकि इसको हिलाया जा सके। यदि पेंदे में बैठता दिखे तो इसको बार बार अपन हिला भी सकते हैं, ये विलोडक का कार्य होता है। अब जैसे इसके अंदर हवा प्रवाहित करवाएंगे तो जो
तेल था, तेल ने किसको भिगो लिया था? सल्फाइड अयस्कों को भिगो लिया था, धातु सल्फाइड अयस्कों को। अब वो सल्फाइड अयस्क के तेल उसके अंदर, तेल के अंदर गिले, तेल से गिले में है ना वो, और जैसे ही हवा लगी तो ये क्या होंगे? झाग बन जाएंगे, और झाग बनेंगे तो ऊपर हो जाएंगे। तो धातु सल्फाइड अयस्क कहां आ गए? ऊपर आ गए, जिसे यहां से हटा लिया जाता है। और जो पानी द्वारा गीले हो गए थे उन पर झाग बनना ही नहीं है, उनका झाग नहीं बनेगा तो आधात्री के तहत नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर मिलाते क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें मिलाया जाता है, जिसको मैं बार बार पढ़ा चुका हूं आपको, झाग कारक, है ना? फ्लोटिंग एजेंट हो गया ना, झाग कारक। एक नंबर इसमें मिलाते हैं झाग कारक। झाग कारक क्या होता है? तेल। तेल कैसा होना चाहिए? ऐसा तेल होना चाहिए जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो, यानी घनत्व कैसा होना चाहिए उसका? लेसर देन वाटर। जल के घनत्व से उस तेल का घनत्व कम होना चाहिए। और इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताए हैं, चीड़ का तेल है या तारपीन का तेल है, ये अपन बेसिकली इसमें प्रयुक्त करते हैं। हो गया भाई, झाग कारक तो हो गए। झाग कारक क्या करेंगे? जैसे वायु के बुलबुले प्रवाहित करवाएंगे तो वायु के बुलबुलों से क्रिया कर झाग बना लेंगे, स्थायी झाग बन जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं अपन, स्टेबलाइजर। स्थायी, इन झाग को स्थायित्व प्रदान करने वाला, जिन्हें अपन फेन स्थायी कारक के नाम से जानते हैं। तो नंबर 2 में है फेन स्थायी कारक, फेन स्थायी कारक। ठीक है। स्टेबलाइजर जिसको अपन कहते हैं। अब स्टेबलाइजर के रूप में यहां देखिए 2 चीजें प्रयुक्त कर सकते हैं अपन, क्रिसोल प्रयुक्त कर सकते हैं और एनिलीन प्रयुक्त कर सकते हैं। क्रिसोल और एनिलीन। अब देखिए क्रिसोल क्या होता है भाई? ये होता है क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। ऑर्थो पे है तो ऑर्थो, अभी तो ऑर्थो पे ना, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मेटा पे चला गया मेटा क्रिसोल, पैरा पे चला गया पैरा क्रिसोल, और ये हो गया आपका एनिलीन। ठीक है। इनको स्टेबलाइजर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं? ये फैन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब भाई बताओ कि ये स्थायित्व प्रदान कैसे करेंगे? तो होता क्या है भाई, यहां सीधी सीधी बात है, झाग बने, झाग बनने के लिए क्या जरूरी है भाई? सल्फाइड अयस्क है वह तेल द्वारा भीग जाए, यही है ना। इसका मतलब कहीं पानी नहीं भिगोले, जो धातु अयस्क था उसको यदि पानी भिगोलेगा तो उसके झाग नहीं बनेंगे। तो ये क्या काम करता है? ये दूसरा काम करता है। इनमें क्या है? हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेसिटी होती है। देखो OH NH2 है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यानी जल के ऐसे कण मान लो जो कि किसी धातु सल्फाइड से क्रिया करके उसे नीचे बिठा सकते थे आधात्री के साथ में, उसका काम कर देगा ये। यानी तेल की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? जल के अणुओं को रोक रहा है। जल के अणुओं को रोक रहा है किसके लिए? ताकि वो धातु सल्फाइड्स को ना भिगोले। यदि हल्की सी मात्रा, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है धातु सल्फाइड जल द्वारा भी हल्की मात्रा में भीग जाए, तो इसका इलाज कर दिया इसने। फेन स्थायी कारक ने, स्टेबलाइजर ने, ये क्या करेगा? ये काम ऐसा करता है कि जल द्वारा जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो वेट नहीं करेगा। जल द्वारा जो मिनरल के पार्टिकल्स हैं उनको गीला नहीं होने देगा। किस प्रकार से करे काम करेगा? जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना करके बैठ जाएगा, उनको उधर जाने नहीं देगा। सीधी सी बात हो गई। अब क्रिया कौन करेगा? मिनरल के साथ में तेल क्रिया करेगा। इसका मतलब किसकी तरह काम कर रहा है? स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? नंबर 2 पॉइंट क्लियर है। नंबर 3 पॉइंट अपन लेते हैं अवनमक। मैं सीधा सीधा इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं यहां पर। अवनमक क्या होता है? डिटर्जेंट होते हैं। 3rd नंबर है अवनमक। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के रूप में यहां पर आप प्रयुक्त कर सकते हो NaCN प्रयुक्त कर सकते हो और सोडियम कार्बोनेट भी प्रयुक्त कर सकते हो। इसको मैं आपको यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है यहां पर। अवनमक कब प्रयुक्त कर किया जाता है? पहले चीज, अवनमक हर बार प्रयुक्त नहीं करते। जैसे अपन PbS का डाल रहे हैं, अकेला PbS ही है, या फिर मैं कॉपर पायराइड की बात करूं CuFeS2 है, तो उसमें अवनमक डालने की जरूरत नहीं है आपको। अवनमक कब डालना है? मान लो 2 ऐसे अयस्क हों
दो ऐसे धातु सल्फाइड हों, जैसे अपन बात करें पीबीएस और जेडएनएस, पीबीएस और जेडएनएस, इन दोनों को सेपरेट करना है। भाई दोनों एक साथ मौजूद है और दोनों सल्फर वाले हैं, इसका मतलब दोनों के लिए कौन सी विधि प्रयोग करनी है, अपने को झाग पलवन करनी, तो दोनों ऊपर उठेंगे, तो फिर काहे का सांद्रण, मतलब एक ऊपर उठे एक नीचे रह जाए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, झाग कम करें, मतलब किसी एक को रोकना पड़ेगा, एक सल्फाइड है वो झाग ना बनाए, दूसरा बनाए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को भाई। ऐसे दो धातु सल्फाइड जिनको सेपरेट करना है झाग पलवन विधि से, बहुत महत्वपूर्ण विधि बता रहा हूं आपको इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। दो धातु सल्फाइड हैं, इनको सेपरेट करना है झाग पलवन विधि से, तो अपन क्या प्रयोग करेंगे, इसमें अवनमक प्रयोग करेंगे। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आज का अपना अंतिम टॉपिक यही रहने वाला है। क्लियर हो गई बात, तो ये रहा अपना। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट अपना प्लवन कारक, ठीक है, फ्लोटिंग एजेंट, जिन्हें अपन कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये पदार्थ क्या होते हैं, तो यहां लिख देता हूं प्लवन कारक। प्लवन कारक, अब प्लवन कारक क्या हो गए भाई, ये पदार्थ क्या होते हैं, सल्फाइड के कणों को जल के प्रतिकर्षी बनाते हैं। जल का प्रतिकर्षी, भाई सल्फाइड के कण हैं, उनको जल का प्रतिकर्षी, इसका मतलब जल उनको क्या करेगा, ऊपर धकेल देगा। जल का प्रतिकर्षी बन गए ना, तो जल उनको ऊपर धकेल देगा, इसका मतलब वो ऊपर तैरते रहते हैं। तो ऊपर धातु सल्फाइड अयस्कों को ऊपर तैराने का काम कौन करता है, प्लवन कारक, तैरने वाला, तैराने वाला, तो कौन हो गया ये, प्लवन कारक हो गया। और इसका एग्जांपल अपन पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन सा नाम अपन सुनते हैं, सोडियम एथिल जेंथेट। सोडियम एथिल जेंथेट, सोडियम एथिल जेंथेट, ये अपन प्रयोग करते हैं प्लवन कारक के रूप में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है ROC डबल बॉन्ड SN(A), ये होता है सोडियम एथिल जेंथेट का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। और लास्ट काम में लेते हैं अपन, यदि प्लवन क्षमता कमजोर हो रही है, ऊपर नहीं धकेले जा पा रहे हैं, तो अपन लेंगे प्लवन सक्रिय कारक। तो पांचवा है अपना सक्रिय कारक, एक्टिवेटर, सक्रिय कारक। और सक्रिय कारक के रूप में लेते हो आप CuSO4, सक्रिय कारक के रूप में लिया आपने CuSO4। तो देखिए अपन ने क्या क्या चीजें अपने डाल दी हैं, मैं एक बार फटाफट समराइज करवा देता हूं। अपन ने इसके अंदर लिया है चूर्णित अयस्क लिया है, जल लिया है, और जल के साथ साथ में अपन ने लिया यहाँ पर झाग कारक के रूप में लिया तेल, ऐसा तेल जिसका घनत्व जल से कम है। इसके लिए चीड़ या तारकन का तेल काम में लेंगे। तेल क्या करेगा, धातु सल्फाइड अयस्कों को भिगोएगा। जल क्या करेगा, आधात्री को भिगोएगा। दो अलग अलग सेपरेट हो गए। इसके बाद में फिर स्थायी कारक लिया, जिसे अपन स्टेबलाइजर कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये झाग को बनने की प्रक्रिया को तेज करेंगे, यानी जल के कणों को रोकेंगे कि जल के कण कहीं धातु सल्फाइड को ना भिगो दे। इसके लिए क्रिसोल और एनिसोल, एनिलीन अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। अवनमक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अवनमक के रूप में अपन NaCl या सोडियम कार्बोनेट प्रयुक्त कर सकते हैं। प्लवन कारक क्या है, झागों को ऊपर की तरफ तैराएगा, यानी झाग को ऊपर की तरफ ले जाना, यानी जल प्रतिकर्षी बनाने का काम करता है प्लवन कारक। सोडियम एथिल जेंथेट के रूप में इसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया है, सूत्र लिखा है। फिर सक्रिय कारक, ये क्या है, झाग यदि ऊपर की तरफ कम उठते दिखाई दे रहे तो अपन कॉपर सल्फेट को प्रयुक्त करते हैं। क्लियर हो गई बात। ये अपना डायग्राम हो गया, ये इसके अंदर मिलाई जाने वाली चीजें हो गई। अब सारा का सारा मैटर क्लियर हो गया है। अब एक बचा आपका अवनमक, उसे देखते हैं। लीजिए अब अपन देखते हैं अवनमक। तो अवनमक के रूप में मैंने लिखा कि भाई या तो NaCl ले सकते हैं या फिर आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, Na2CO3। अब मैंने ये कहा कि भाई हर एक, आप जब भी झाग पलवन विधि करवाना चाहो तो उसमें हर बार ये नहीं डालना है। ये कब डालना है, तब डालना जब एक से अधिक धातु अयस्कों में सल्फाइड मौजूद हो और उन्हें सेपरेट करना हो। जैसे अपन जिंक ब्लेंड की बात करें, ZnS जिंक ब्लेंड हो गया, जिंक ब्लेंड। गैलेना की बात करें, PbS की, ये गैलेना, ये दोनों साथ में ऐसा, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग करना है। अब यदि मैंने अवनमक नहीं डाला
तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों झाग के रूप में ऊपर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में सल्फर है। इसका मतलब दोनों तेल द्वारा भीगेंगे और दोनों ही झाग के रूप में ऊपर आएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ा, फिर यहां पर अपने को डालना पड़ा अवनमक। जैसे सपोज कीजिए मैं NaCl डालता हूं, NaCl डालता हूं, तो PbS है साहब, NaCl से क्रिया नहीं करता। PbS है जो गैलेन है वो NaCl से क्रिया नहीं करता, लेकिन ZnS NaCl से क्रिया करेगा। NaCl से क्रिया करके क्या बनाएगा भाई, Na2। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया हुआ है, ZnCl का होल 4 सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट बना लेता है। सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट ये बना लेता है साहब, ठीक है। और ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब ये झाग नहीं बनाएगा और कहां रहेगा, वहीं विलयन में ही। और अब जिसने इससे NaCl से अभिक्रिया जिसने नहीं की, इसने नहीं करी, तो ये क्या होगा, ये तेल द्वारा भीगेगा और झाग के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो पेंदे में कौन रह गया भाई, पेंदे में ये वाला संकुल रह गया, और ये PbS झाग के रूप में कहां चला गया, ऊपर हो गए सेपरेट। इसका मतलब NaCl ने क्या किया, एक को रोक दिया, अवनमन कर दिया। तो एक को रोक दिया, किसको रोक दिया, इसने ZnS को रोक दिया, इससे अभिक्रिया करके ये संकुल बना लिया, तो ये रुक गया। ये झाग के रूप में ऊपर नहीं उठ पाएगा, जो ऊपर उठेगा वो रहेगा अपना PbS। क्लियर हो गई बात। तो इस रूप में अपन अवनमक को प्रयुक्त करते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, आज का अपना लेक्चर यही विराम होने वाला है। इस झाग फलन विधि की सबसे खास बात ये रही कि जैसे ही झाग फलन विधि का आविष्कार हुआ, आविष्कार के तुरंत बाद में, इससे पहले जब ये विधि नहीं आई थी, तो कॉपर जो तांबा है वह बहुत ज्यादा महंगा था। लेकिन जैसे ही यह विधि आई, तो तांबे का जो एक ही अयस्क चल रहा था, कॉपर पायराइट, पहले तो उसी से तांबा प्राप्त कर रहे थे। जैसे यह विधि आई, तो तांबे के अन्य अयस्कों से भी तांबा प्राप्त करना आसान हो गया। Cu2S है, कॉपर जो Cu2S को अपन काम में लेते हैं, कॉपर पायराइट है, तो उन सब का क्या है, पृथक्करण सांद्रण आसान हो गया। सांद्रण आसान हो गया तो तांबे की मात्रा क्या है, ज्यादा प्राप्त होने लगी, और ज्यादा प्राप्त होने लगी तो तांबा सस्ता हो गया। तो तांबे के सस्ते करने की देन जाती है, क्रेडिट गोज टू झाग फलन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसी वादे के साथ कि अगली क्लास होगी अपनी लीचिंग की, बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाली है। बॉक्साइट के एग्जाम को लेंगे, सोने चांदी की बातें करेंगे। पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।